हेलो दोस्तों, गुड स्टडी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बगल में बेल आइकन है उसको भी दबाना ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि इस वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट से संबंधित हमें सुझाव मिलते रहें और इसको हम और बेहतर कर सकें। तो सुबह के क्लास में हम लोग पढ़े थे कि जैव प्रक्रम क्या होता है और जैव प्रक्रम के सभी पार्ट्स के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि जैव प्रक्रम के बाद जो तंत्र होते हैं, चाहे पाचन तंत्र हम लोगों ने पढ़ लिया था, तो मानव में जो श्वसन होता है इसको हम लोग पढ़ेंगे, श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। श्वसन तंत्र के बाद हम लोग पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र के बारे में, उत्सर्जन तंत्र के बारे में और तंत्रिका तंत्र के बारे में। कोशिश करेंगे कि प्रजनन तंत्र है वो भी शामिल हो जाए, लेकिन देखते हैं कि कहाँ तक ये वीडियो कवर हो पाता है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि इस वीडियो का जो PDF है उसको यदि डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें और उसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में PDF को आप अपने दोस्तों तक भी शेयर कर सकते हैं, चाहे उसका नोट्स भी आप बना सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम आज पढ़ने वाले हैं मानव श्वसन के बारे में। मानव में श्वसन तंत्र किस प्रकार से काम करता है। देखिए, इसमें जो चित्र दिया गया है, चित्र में क्या होता है, सबसे पहले हमारी नाक के बाद मुंह, यानी कि नाक से भी हम सांस ले सकते हैं, मुंह से भी सांस ले सकते हैं। लेकिन नाक से सांस लेने की अपेक्षा जो मुंह से सांस लेना होता है वो क्या होता है, हानिकारक होता है। इसीलिए मनुष्य क्या करते हैं, नाक से सांस लेते हैं। क्योंकि नाक में क्या होते हैं, छोटे छोटे जो होते हैं रोए टाइप के बाल होते हैं और उनके द्वारा जो धूल के कण होते हैं वो नाक में चिपक जाते हैं और चिपकने के कारण जो स्वच्छ वायु है वो हमारे अंदर प्रवेश करती है। जब स्वच्छ वायु हमारे अंदर प्रवेश करती है तो वही वायु जो है फेफड़े ग्रसनी के द्वारा होते हुए, घाटी ढापन से होते हुए, यानी कि एपिग्लोटिक्स से होते हुए श्वास नली में प्रवेश करती है और श्वास नली ट्रेकिया से होते हुए उपास्थ्यों एवं छल्लों के द्वारा आगे की ओर बढ़ती है और भोजन नली के साइड से निकल करके और कहाँ पहुँचती है, फेफड़ों में पहुँच जाती है। तो इस चित्र को अच्छे से आप लोग समझ लिए होंगे। इस वीडियो को कई बार देखिए ताकि चित्र जो है वो आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए, मानव श्वसन तंत्र में यहाँ पे लिखे हैं हम कि मानव श्वसन तंत्र का सबसे जो प्राथमिक अंग है वो क्या है। मानव श्वसन तंत्र का प्राथमिक जो अंग है वो फेफड़ा है। मानव श्वसन तंत्र का जो प्राथमिक अंग है वो क्या है, फेफड़ा है। मानव श्वसन तंत्र का सबसे प्राथमिक अंग फेफड़ा है। अब देखिए, मानव के फेफड़े खोखले नहीं होते हैं, क्योंकि मानव के फेफड़ों में बहुत कुछ होता है और वो क्या होता है, उन्हें बोलते हैं, मानव के फेफड़े में क्या होती हैं, वायु कुपिकाएं होती हैं। और इन्हीं वायु कुपिकाओं के द्वारा वायु जब नाक से अंदर लिया जाता है तो फेफड़ों में जाता है और वायु कुपिकाओं के द्वारा फेफड़ों में जाता है। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मानव के फेफड़े खोखले नहीं होते हैं, ये वायु कुपिकाओं से क्या होते हैं, भरे होते हैं। और वायु कुपिकाओं से जब भरे होते हैं तो इसी के द्वारा जो वायु है रक्त में मिल करके और पूरे शरीर में प्रवाहित होती है वायु। अब देखिए, चूंकि वायु जो होती है रक्त में घुलती है और घुल करके आगे की ओर हमेशा बढ़ती रहती है, इसीलिए रक्त शुद्ध हो जाता है। अब देखिए, लिखा गया ग्रसनी के बारे में कि ग्रसनी क्या होती है। ग्रसनी जो होती है वायु पथ होती है। ग्रसनी क्या होती है, वायु पथ होती है। वायु पथ मतलब जिससे हो करके वायु हमारे अंदर प्रवेश करती है। वायु पथ एवं भोजन पथ का सामान्य स्थान, अर्थात जहाँ से ये दोनों खुलते हैं उन्हें हम ग्रसनी कहते हैं। यानी कि नाक से लेकर के, नासिका से लेकर के और आगे की ओर जो पथ है वो क्या कहलाता है, ग्रसनी कहलाता है। यहाँ तक जहाँ से एपिग्लोटिक्स यानी कि घाटी ढापन जो है वो अलग अलग कार्य करता है, यानी कि सांस के लिए वो अलग होता है और भोजन के लिए वो क्या होता है, अलग होता है। जब हम सांस लेते हैं तो भोजन की नलिका बंद हो जाती है और सांस की खुल जाती है, और जब हम भोजन करते हैं तो सांस की नलिका बंद हो जाती है और भोजन की नलिका खुल जाती है। इसीलिए इन दोनों की नलिकाएं एपिग्लोटिक्स से जुड़ी होती हैं। एपिग्लोटिक्स से जुड़े होने के कारण क्या होती है, जो खाना है वह सांस की नली में नहीं जाता है और जो सांस है वह खाने की नली में नहीं जाता है। और देखिए आगे एपिग्लोटिक्स क्या होता है। चूँकि
जो खाने के बारे में यानी कि घाटी ढापन के बारे में अभी बात किए थे, यानी कि एपिग्लोटिक्स के बारे में बात किए थे कि किस प्रकार से सांस हम लेते हैं और किस प्रकार से भोजन करते हैं, तो कहाँ कहाँ भोजन जाता है और कहाँ कहाँ हवा जाती है। अब देखिए एपिग्लोटिक्स के बारे में हम यहाँ पे एक बार और बात कर लेते हैं। एपिग्लोटिक्स क्या होता है? ढक्कन के समान संरचना, ढक्कन के समान संरचना जो भोजन को श्वास नली में प्रवेश होने से क्या करती है? रोकती है। ढक्कन के समान संरचना यानी कि हम लोग गर्दन में देखते हैं एक ऊपर उठा हुआ सा थोड़ा सा स्थान रहता है, उसमें घाटी ढापन होता है और घाटी ढापन क्या करता है? सांस को वायु मार्ग में जाने देता है और खाने को कहाँ जाने देता है? जो भोजन मार्ग है उसमें जाने देता है। जब भोजन हम करते हैं तो सांस नली बंद हो जाती है और भोजन कहाँ चला जाता है? भोजन मार्ग में चला जाता है। और जब हम सांस लेते हैं तो भोजन मार्ग क्या हो जाता है? बंद हो जाता है और श्वास नली के माध्यम से होते हुए वायु हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है। इसीलिए एपिग्लोटिक्स हमारे शरीर का एक अभिन्न अंग है और जब ये डैमेज होता है तो मनुष्य सांस लेने में कठिनाई महसूस करता है। देखिए अब आगे हम पढ़ते हैं कि श्वास नली क्या होती है। श्वास नली या ट्रेकिया क्या होती है? लंबी नली यानी कि श्वास नली क्या होती है? एक लंबी नली होती है जो ग्रसनी को कहाँ से जोड़ती है? फेफड़ों से जोड़ती है। यानी कि ग्रसनी को फेफड़े से जोड़ने का कार्य कौन करती है? फेफड़े को ग्रसनी से जोड़ने का कार्य कौन करती है? श्वास नली। और श्वास नली क्या करती है? फेफड़े को ग्रसनी से जोड़ती है। तो इसको भी हमें याद रखने की ज़रूरत है कि फेफड़ों से श्वास नली को कौन जोड़ता है? फेफड़े को श्वास नली से कौन जोड़ता है? फेफड़े को श्वास नली से फेफड़े को श्वास नली से कौन जोड़ती है? फेफड़े को श्वास नली से ग्रास नली। देखिए एक लंबी नली होती है जो ग्रसनी को फेफड़े से क्या करती है? जोड़ती है। श्वास नली क्या होती है? ग्रसनी को फेफड़े से जोड़ती है। अब देखिए आगे क्या दिया गया है, इस पर सी आकार के छल्ले होते हैं। किस पर सी आकार के छल्ले होते हैं? सी आकार के छल्ले जो होते हैं किस पर होते हैं? यहाँ पे दिया गया है कि सी आकार के छल्ले जो श्वास नली को चिपकने से रोकते हैं। सी आकार के छल्ले मतलब आप गर्दन को अपना दबा करके चेक करिएगा और दबाएंगे थोड़ा सा तो हमें कठोर भाग महसूस होगा और यही आगे का जो कठोर भाग होगा वो सी आकार के छल्ले होते हैं जो गर्दन को दबने से चिपकने से क्या करते हैं? रोकते हैं। अब आगे देखिए क्या होता है। फेफड़ों में कई सारी गुब्बारे नुमा संरचना होती है। यानी कि फेफड़ों में कई सारी गुब्बारे नुमा संरचना होती है जिन्हें हम वायु कुपिकाएँ कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु कुपिकाएँ कहते हैं या एल्वोलाई कहते हैं। एल्वोलाई कहते हैं किन्हें हम? फेफड़ों में गुब्बारे नुमा कई संरचनाएं होती हैं जिन्हें क्या कहते हैं हम? वायु कुपिकाएँ या एल्वोलाई कहते हैं। एक फेफड़े में लगभग 3000 यानी कि कितना? एक फेफड़े में लगभग 3000 लाख वायु कुपिकाएँ होती हैं। फेफड़े में वायु कुपिकाओं की संख्या कितनी होती है? लगभग 3000 लाख वायु कुपिकाएँ होती हैं। अब देखिए आगे क्या दिया गया है। वायु कुपिकाएँ गैसीय विनिमय, वायु कुपिकाओं का कार्य क्या होता है? वायु कुपिकाएँ गैसीय विनिमय O2 एवं CO2 की लेन देन करते हैं। यानी कि ऑक्सीजन को अपने अंदर लेना और O2 को अपने से बाहर निकालना यानी कि उत्सर्जित कर देना। इसका कार्य क्या होता है? वायु कुपिकाओं का कार्य होता है ऑक्सीजन को अंदर लेना और CO2 को बाहर निकाल देना। वायु कुपिकाएँ गैसीय विनिमय का प्राथमिक स्थल होती हैं। यानी कि वायु कुपिकाओं के द्वारा ही ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाता है और CO2 हमारे शरीर से बाहर निकलता है। इसीलिए प्राथमिक स्थल होती है किसका? गैसीय विनिमय का। गैसीय विनिमय इन्हीं वायु कुपिकाओं के द्वारा होता है। अब आगे देखते हैं क्या है। लिखा गया है कि कोशिका के अंदर क्या लिखा गया है? कोशिका के अंदर होने वाले श्वसन को कोशिकीय श्वसन कहा जाता है। कोशिका के अंदर जो श्वसन होता है उसे हम कोशिकीय श्वसन कहते हैं। और आगे क्या लिखा है? C6H12O6 और ये क्या है? ग्लूकोज है। ये क्या है? ग्लूकोज है। जब ग्लूकोज कोशिकाओं के अंदर ऑक्सीजन से क्रिया करता है, जब ग्लूकोज कोशिकाओं के अंदर ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो क्या बनाता है? CO2 बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, जल बनाता है और साथ में ऊर्जा बनाता है। और ऊर्जा किस रूप में बनती है? ATP के रूप में ऊर्जा बनती है। तो शरीर से निकलता क्या है? CO2 हमारे शरीर से बाहर निकलता है, H2O जल बनता है और ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। कब? जब ग्लूकोज जो होगा वो ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तब। तो आगे देखते हैं कि आगे कौन सा टॉपिक जो है
उसको हम लोगों को पढ़ना रहेगा। तो इसमें आगे देखते हैं, आगे हम लोग को पढ़ना है एटीपी के बारे में कि एटीपी क्या होती है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है एटीपी। एटीपी यानी कि होता है एटीपी ऊर्जा के रूप में, जो ऊर्जा हम प्राप्त करते हैं भोजन से, तो वह शर्करा या ग्लूकोज के रूप में होती है। तो ग्लूकोज के रूप में होती है तो वह किससे क्रिया करती है? ऑक्सीजन से क्रिया करती है, और ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, जल बनाती है और ऊर्जा बनाती है, और वही ऊर्जा एटीपी के रूप में होता है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसे कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है। कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को, एटीपी को कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है। कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? एटीपी को कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है। अब देखिए इसके बाद क्या लिखा है? इसके बाद लिखा है कि एक एटीपी से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 30.5 किलो कैलोरी जूल, यानी कि 30.5 किलो जूल प्रति मोल, यानी कि किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा में क्या होती है? प्राप्त होती है। तो एटीपी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं कहीं पूछा जाता है एडीपी के बारे में, तो एडीपी का फुल फॉर्म आप नोट कर सकते हैं, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एटीपी था तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो कहीं कहीं ये भी पूछा जाता है एडीपी, तो एडीपी का फुल फॉर्म आप याद कर सकते हैं, आपके बुक में भी दिया होगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अब देखिए श्वसन के बारे में, श्वसन क्या होता है? O2 की उपस्थिति में, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में ग्लूकोज के टूटने से, ग्लूकोज जब टूटता है ऑक्सीजन से क्रिया करके तो क्या बनाता है? CO2 बनाता है। चूँकि पिछला जो समीकरण है उसमें हम लोग देख चुके थे, O2 की उपस्थिति में ग्लूकोज के टूटने से क्या बनता है? CO2 तथा H2O बनता है। तो CO2 और क्या बनता है? H2O बनता है। किसकी उपस्थिति में? ग्लूकोज के टूटने से O2 की उपस्थिति में, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ऑक्सीजन नहीं रहता है तो O2 नहीं टूटता है, ऑक्सीजन नहीं रहता है तो ये ग्लूकोज नहीं टूटता है। और ग्लूकोज जब O2 की उपस्थिति में, यानी कि ग्लूकोज को जब O2 प्राप्त होता है तो यह क्या करता है? इसे ऑक्सीजन से क्रिया करके ग्लूकोज और टूटता है तो क्या बनता है? CO2 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, और साथ में H2O यानी कि जल बनता है। इसके साथ क्या होता है? कोशिकीय ऊर्जा का उत्पादन होता है, और वही कोशिकीय ऊर्जा अभी हम एटीपी के रूप में पढ़े थे कि एटीपी के रूप में हमें ऊर्जा क्या होती है? प्राप्त होती है। तो कोशिकीय ऊर्जा का क्या होता है? उत्पादन होता है। इसे कोशिकीय श्वसन या वायवीय श्वसन कहा जाता है। अब पूछेगा कि वायवीय श्वसन क्या होता है? तो वायवीय श्वसन को बस आप इतना याद रखिए कि जो ग्लूकोज होता है, यानी कि ग्लूकोज जो होता है वो ऑक्सीजन से क्रिया करता है, तो ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाएगा? CO2 बनाएगा, जल बनाएगा, CO2 बनाएगा, जल बनाएगा, और एटीपी के रूप में ऊर्जा बनाएगा। और जब एटीपी के रूप में कोशिकीय ऊर्जा जो बनता है उसी को बोलते हैं कोशिकीय श्वसन, यानी कि वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन, उम्मीद कर रहे होंगे कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए अवायवीय श्वसन क्या होता है? अवायवीय श्वसन में O2 का उपयोग नहीं होता है। क्यों नहीं होता O2 का उपयोग? हम लोग तो पढ़ते आ गए हैं कि श्वसन में हमेशा ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ पे दिया गया है कि O2 का उपयोग नहीं होता है, ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता है। तो देखते हैं कि O2 का उपयोग कैसे नहीं होता है। देखिए अवायवीय श्वसन के बारे में। अवायवीय जो श्वसन होता है वह पेशियों के श्वसन, यानी कि अवायवीय जो श्वसन होता है किसके कारण होता है? पेशियों के श्वसन में होता है। पेशियों में जो श्वसन होता है वह अवायवीय श्वसन होता है, यानी कि पेशियों के द्वारा जो श्वसन होता है वो अवायवीय श्वसन होता है, जिसमें ऑक्सीजन गैस की जरूरत नहीं होती है। अब कैसे नहीं होती है? देखिए पेशियों में जो ग्लूकोज होता है वह किस में बदलता है? लैक्टिक अम्ल में बदलता है। मांसपेशियों में जो ग्लूकोज होता है वह किस में बदल जाता है? लैक्टिक अम्ल में बदलता है, जिससे हमें क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। ग्लूकोज किस में बदलता है? ग्लूकोज लैक्टिक अम्ल में बदलता है, जिसके कारण हमें क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। ग्लूकोज के लैक्टिक अम्ल में बदलने पर हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। चूँकि ग्लूकोज के लैक्टिक अम्ल में बदलने पर हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत हमें नहीं पड़ी। अब देखिए ग्लूकोज के कारण, ग्लूकोज जो है वो लैक्टिक अम्ल में बदलता है, ऊर्जा प्राप्त होती है। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि मानव का अवायवीय श्वसन करने वाला एकमात्र जो अंग है वह क्या है? पेशियाँ हैं। पेशियाँ ही अवायवीय श्वसन
कर सकती हैं, अर्थात अवायवीय श्वसन करने के लिए मांसपेशियां ही एक्टिव हो सकती हैं। मांसपेशियों के अलावा मानव शरीर में कोई अवायवीय श्वसन नहीं कर सकता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया कि जीवाणु या ईस्ट में श्वसन क्या होता है। जीवाणु या ईस्ट में श्वसन कैसे होता है। ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज जो CO2 में टूट जाता है, और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में जब टूटता है तो वह क्या देता है, ऊर्जा हमें प्रदान करता है। तो जीवाणुओं में भी जो श्वसन होता है वह क्या हो सकता है, अवायवीय श्वसन हो सकता है। देखिए पेशियों में जो अवायवीय श्वसन हम बताएं, कभी कभी हम क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा एनर्जी हमारे पास नहीं रहती है और कोई कार्य हम अधिक एनर्जी लगा कर देते हैं तो हमारे शरीर में दर्द उत्पन्न होने लगता है, अकड़न उत्पन्न होने लगती है। इसका कारण क्या होता है, इसका कारण होता है पेशियों में श्वसन, अवायवीय श्वसन। इसका कारण क्या होता है, अवायवीय श्वसन, और अवायवीय श्वसन के कारण ही शरीर में अकड़न उत्पन्न हो जाती है, शरीर दर्द करने लगता है। तो लैक्टिक अम्ल जो उत्पन्न करता है, यही लैक्टिक अम्ल हमारे शरीर में अकड़न या दर्द उत्पन्न करता है। आगे देखिए क्या लिखा गया है। आगे लिखा गया है कि जलीय जीवों में श्वसन कैसे होता है। जलीय जीवों में श्वसन क्लोम या गिल्स के द्वारा या गलफड़े के द्वारा होता है। क्लोम या गिल्स के द्वारा होता है। जैसे मछलियां हैं, मछलियाँ हो गए, मेढक हो गए, उसमें क्या होते हैं, उसमें श्वसन अंग होते हैं जो जल में भी श्वसन कार्य कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया कि जो जल में घुलित O2 का अवशोषण करते हैं। जलीय जीव कैसे शोषण करते हैं, जलीय जीवन जल में घुले ऑक्सीजन को क्या कर देते हैं, अवशोषित करके अपना श्वसन कार्य संपादित करते हैं। तो उम्मीद कर रहे होंगे कि जो श्वसन है आप लोगों का, ये पूरा पोर्शन आप लोगों का कंप्लीट हो गया होगा, और इसको आप नोट्स बना लीजिए। नोट्स नहीं बनाते हैं तो आप इसको कई बार इस वीडियो को देखें, ऑनलाइन ही देखें, देख करके, और आप इनका रिवीजन कर सकते हैं। चूँकि पूरा कोर्स है तो पूरे कोर्स में हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ जो टॉपिक हैं उनको हम कवर करा लें, ताकि जो परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो चलिए देखते हैं। अब हम लोग श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ रहे हैं मानव में उत्सर्जन। उत्सर्जन किस प्रकार से होता है, उत्सर्जन किस प्रकार से कार्य करता है। देखिए उत्सर्जन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, उत्सर्जन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो उत्सर्जन क्या होता है देख लेते हैं हम। उत्सर्जन रक्त में उपस्थित, यानी कि रक्त में गंदगी भी उपस्थित होती है, रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। अब आगे देखिए क्या लिखा है। मानव में प्राथमिक उत्सर्जन अंग वृक्क होते हैं। वृक्क को क्या कहा जाता है, किडनी कहा जाता है। किडनी या गुर्दा कहिए, सब एक ही है। मानव में प्राथमिक उत्सर्जन अंग कौन होते हैं, वृक्क, किडनी या गुर्दा, ये तीनों क्या है, एक ही है। मानव शरीर में एक जोड़ी किडनी होती है, एक जोड़ी, यानी कि दाई किडनी और बाई किडनी, दाई किडनी और बाई किडनी। इसमें जो फैली हुई संरचना दिखाई दे रही है, इसमें बिंदु बिंदु आकार की ये वाली, इसको बोलते हैं नेफ्रॉन। इसको क्या बोला जाता है, नेफ्रॉन बोला जाता है। नेफ्रॉन का कार्य क्या होता है, इसको आगे हम बताएंगे। अब देखिए इसमें जो किडनी से निकली हुई जो नलिकाएं दिखाई दे रही हैं, जो नलिकाएं, यह क्या होती है, मूत्र वाहिनियाँ होती हैं, और इन्हीं किडनी से होकर के मूत्र क्या होता है, छन करके यूरिया का उत्सर्जन यहाँ पे होता है। मूत्राशय में मूत्र एकत्र होता है, और उसके बाद मूत्र मार्ग से होकर के क्या होता है, अपशिष्ट रूप में क्या हो जाता है, यूरिन बाहर निकाल दिया जाता है। अब देखिए चूँकि हम लोग पढ़े थे कि मानव में प्राथमिक उत्सर्जन अंग कौन होता है, वृक्क होता है, या किडनी होती है, या गुर्दा होता है, ये तीनों एक ही हैं। तो मानव में प्राथमिक उत्सर्जन अंग कौन होते हैं, वृक्क कहिए या किडनी कहिए या गुर्दा कहिए, तीनों क्या होते हैं, एक ही होते हैं। अब देखिए मानव मूत्र से यूरिया के अतिरिक्त, मानव मूत्र से क्या निकलता है, यूरिया के अतिरिक्त जल, अतिरिक्त खनिज आदि का उत्सर्जन होता है। मानव मूत्र में क्या क्या पाया जाता है, यूरिया पाया जाता है, यूरिया के साथ साथ जल पाया जाता है, अतिरिक्त खनिज पाया जाता है, इत्यादि का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। यहाँ पे लिखा गया है कि किडनी की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई, किडनी की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई क्या होती है, वृक्काणु होती है। किडनी की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कौन होती है, वृक्काणु होती है। और इन्हीं वृक्काणु को क्या कहा जाता है, नेफ्रॉन कहा जाता है। नेफ्रॉन किसे कहा जाता है, वृक्काणु को नेफ्रॉन कहा जाता है।
तो नेफ्रॉन को हम क्या कर सकते हैं, नेफ्रॉन जो होती है वह किडनी की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। नेफ्रॉन क्या होती है, किडनी की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। अब आगे देख रहे हैं, मानव मूत्र का रंग कैसा होता है, हल्का अम्लीय होता है। मानव मूत्र कैसा होता है, हल्का अम्लीय होता है एवं हल्के पीले रंग का होता है। हल्के पीले रंग का होता है, हल्का अम्लीय होता है। किडनी जो है रक्त को छान करके क्या करती है, किडनी रक्त को छान करके शुद्ध बनाती है। रक्त में से जो भी अपशिष्ट पदार्थ है उसको छान लेती है और छान करके बाहर उत्सर्जित कर देती है। अब देखिए डायलिसिस क्या होता है, क्योंकि आप लोगों को मैं 1 नंबर का दिया हुआ है डायलिसिस के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि डायलिसिस क्या होता है। देखिए डायलिसिस दिया गया है, डायलिसिस को बोलते हैं हम अपोहन। डायलिसिस को क्या बोलते हैं हम, अपोहन। रक्त को मशीन द्वारा शुद्ध करके, रक्त को क्या करके, मशीन द्वारा शुद्ध करके पुनः शरीर तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया होती है वही क्या कहलाती है, डायलिसिस। इसमें मनुष्य की किडनी अगर फेल है तो मनुष्य तभी भी जी सकता है, और कैसे जी सकता है, उसको बार बार डायलिसिस कराने की ज़रूरत होती है। 2-2 महीने 1-1 महीने पे उसको डायलिसिस कराना पड़ता है। डायलिसिस जब कराएगा तो उसके शरीर से रक्त को क्या किया जाएगा, एक तरफ से निकाला जाएगा और एक तरफ से इंटर किया जाएगा। जैसे हृदय से रक्त क्या होता है, गुजरता है 2 बार, तो उसी तरह से एक मशीन लगा दिया जाता है। मान लेते हैं कि ये मानव शरीर है, मान लेते हैं, देखिए यहाँ पे चित्र पे दिखा रहे हैं हम आपको। चित्र पे आप ऐसे समझिए, इस चित्र पे समझिए। मान लेते हैं कि ये पूरा मानव शरीर है, ये क्या है, पूरा मानव शरीर है। इस मानव शरीर से क्या किया जाता है, यहाँ पे एक मशीन लगा दी गई और यहाँ पे एक पंप जोड़ दिया गया। मानव शरीर से रक्त यहाँ से निकलता है और मशीन से होकर के डायलिसिस होकर के और फिर यहाँ से पूरे शरीर में प्रवेश करता है। यही प्रक्रिया कई बार होगी तो पूरा रक्त हमारे शरीर से निकल करके और शुद्ध होकर के फिर शरीर में प्रवेश कर जाएगा। इसीलिए डायलिसिस कराने की आवश्यकता हमें बार बार क्यों पड़ती है, क्योंकि पूरे शरीर का जो रक्त है वह शुद्ध हो जाए, और शुद्ध रहेगा तो कई दिनों तक आसानी से आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो डायलिसिस जो है रक्त को शुद्ध करने की क्या है, प्रक्रिया है। अब देखिए मशीन क्या होती है, मशीन जो होती है कृत्रिम किडनी की तरह कार्य करती है। जो डायलिसिस मशीन होती है, यानी कि अपोहन का कार्य करने वाली जो मशीन होती है, कृत्रिम किडनी यानी कि मनुष्य द्वारा बनाई गई जो किडनी है उसकी तरह कार्य करती है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, डायलिसिस। रक्त को मशीन द्वारा शुद्ध करके और शरीर में पुनः पहुंचा दिया जाता है। अब आगे देखिए क्या लिखा गया है, इस विधि का उपयोग तब किया जाता है। इस विधि का उपयोग कब किया जाता है, तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति की किडनी काम न कर रही हो, यानी कि किडनी यदि काम करना बंद कर दे तो आप डायलिसिस की प्रक्रिया करवा करके और जीवित रह सकते हैं। यानी कि किडनी कार्य न भी करे तो आप पैसे के बदौलत यानी कि डायलिसिस की प्रक्रिया को करवा करके और आप अधिक समय तक जीवित रह सकते हैं। तो उम्मीद कर रहे होंगे कि जो मानव में उत्सर्जन है वो भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और हम लोग देख लेते हैं कि मानव में जो परिसंचरण है वो क्या होता है, क्योंकि परिसंचरण तंत्र भी हम लोगों के चैप्टर में है और यह भी पूछा जाएगा। तो मानव में परिसंचरण क्या है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए मानव में परिसंचरण क्या होता है। मानव में परिसंचरण तंत्र, तो बस इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि मानव में परिसंचरण तंत्र यदि पढ़ाया जाएगा तो ये लगभग 1.5-2 पेज का है और समय लगेगा। तो इस वीडियो को आप बार बार देखिए और दोहराइए, क्योंकि समय भी ज़्यादा हो रहा है। तो इस वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग हेल्पफुल हो सकें। और जल्द ही हम करंट अफेयर की क्लासेस लाने वाले हैं, तो उसका भी इंतज़ार रहेगा। जल्दी ही या तो सुबह या तो शाम, नहीं तो दोपहर, 3 टाइम वीडियो हो सके तो अपलोड की जाएंगी। सुबह अभी अपलोड की जा रही हैं करीब 6:30 साढ़े 7 बजे, 6:30 से 7:30 बजे के बीच में अपलोड की जाती हैं। और दूसरी वीडियोज भी शाम को 6:30 साढ़े 7 बजे के बीच में अपलोड की जाती हैं। तो यही टाइमिंग हमारा रहेगा 6:30 से 7:30। और दोपहर में अभी समय मिलता है तो दोपहर में भी वीडियोज़ अपलोड की जाएंगी, लगभग 12 से 1 बजे के एनफ में अपलोड की जाएंगी। तो बस यही सुझाव है कि आप अपने दोस्तों तक भी इस चैनल को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी हेल्पफुल हो सकें। और PDF यदि डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें,
तथा इस लिंक को अपने फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, चाहे टेलीग्राम हो, सभी लिंकों पर शेयर करते रहें ताकि जो वीडियो है उसकी क्वालिटी और कंटेंट से संबंधित हमें सुझाव प्राप्त होते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।